Hello everyone. Today in chapter 2 of geography we will learn part 2 and today our topic is soil जिसे हम कहते हैं मिट्टी. The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. मतलब हमारा जो ये अर्थ है उसे कुछ ग्रेनी सब्सटेंसेस ने मतलब पूरा उसे कवर करके रखा है. ग्रेनी सब्सटेंसेस मतलब आप कह लो उसको एक दानेदार मिट्टी जैसा, ठीक है. तो अ थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंसेस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड सॉइल. मतलब थिन लेयर ऊपर कुछ ग्रेनी सब्सटेंसेस ने पूरे अर्थ को कवर करके रखा है, इसे हम कहते हैं सॉइल. इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड. और जो ये सॉइल है, जो मिट्टी है, वो लैंड से लिंक करती है, मतलब उससे लैंड से जुड़ी हुई है. लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ सॉइल. और जो ये लैंड फॉर्म है ये डिटरमाइन करता है कि ये जो सॉइल है वो कैसी सॉइल है. सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर्स मतलब क्या होता है कि जिसमें कभी लाइफ थी, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स ले लो, बर्ड्स ले लो, ट्री वगैरह है, ठीक है. तो ये सारे ऑर्गेनिक मैटर्स. फिर है मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ. तो सॉइल मतलब किससे बनता है, ये मिट्टी किससे बनती है, ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स. दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. और ये जो होता है सब वो एक प्रोसेस है जिससे हम कहते हैं वेदरिंग. वेदरिंग के बारे में हम अभी देखते हैं आगे. द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल. और अगर सही अमाउंट में मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर अगर मिल जाते हैं तो वो सॉइल कैसा बनेगा, एकदम फर्टाइल बनेगा, मतलब एक उपजाऊ मिट्टी बनेगी वहाँ पर. तो अब देखते हैं कि ये वेदरिंग जो है उसका मीनिंग क्या होता है. इट इज़ गिवन ओवर हियर. वेदरिंग का मतलब होता है द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक. मतलब जो पहाड़ होते हैं उसके जो पत्थर जो मतलब गिर जाते हैं या डीके होके उसको जो एक्सपोज हो जाते हैं. डीके मतलब जब सड़ जाके वो पत्थर जब सड़ते हैं उसके बाद जो एक्सपोज होते हैं. फिर दूसरा एक टेम्परेचर की वजह से, मान लो कभी गर्मी, बारिश या ठंड होती है, मतलब फ्रोस्ट एक्शन होता है. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि जो ह्यूमन बींग्स है वो भी आजकल मतलब पहाड़ वगैरह तोड़ने लगते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है कि वेदरिंग इफ़ेक्ट कहते हैं उसको. तो ये वेदरिंग इफ़ेक्ट की वजह से भी ये सॉइल मतलब बनते हैं. अब जैसे कि ये मिट्टी उतनी आसानी से नहीं बनती है, मिट्टी को बनने में मतलब कई साल लग जाते हैं, राइट. अब जैसे कि ये आप ले लो वेदरिंग का, ठीक है. वहाँ से ऊपर से मतलब जो पत्थर होते हैं वो सब नीचे गिरते हैं. फिर नीचे ये पूरी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर कई सारे ऑर्गेनिक मैटर हैं, जैसे कि अपने वहाँ पर गिन लो, कोई भी ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स ले लो, कोई भी प्लांट या लीफ ले लो, वो सारे मतलब कभी ना कभी मरे होंगे. तो वो ऑर्गेनिक मैटर सारे मिट्टी में मिलते हैं. फिर ऊपर से जो रॉक्स घिर के आते हैं तो उसके बाद पूरी फॉर्मेशन बनती है और तब जाके एक सॉइल बनता है, राइट. देन आफ्टर वी हैव फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. तो ये जो सॉइल फॉर्मेशन होता है उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं. सो विचार दे, लेट अस सी, 1 मिनट. ओके. द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स. तो सॉइल फॉर्मेशन जो होता है उसके दो मेन फैक्टर्स हैं. एक तो फर्स्ट है नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, मतलब जो पेरेंट रॉक होते हैं जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे. एंड दूसरा है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, मतलब मौसम वगैरह, राइट. अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी. और दूसरे कुछ फैक्टर्स है, वो एक है टोपोग्राफी. सेकंड इज़ रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा. एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. तो सॉइल फॉर्मेशन होने में कितना टाइम लगता है, ये है. ऑल दिस डिफ़र फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और ये जो है वो मतलब प्लेस टू प्लेस डिफ़र होता है. अब जैसे कि कोई पहाड़ है तो उसकी मिट्टी अलग होगी, अगर कहीं पर समुद्र है, कोई ओशन वगैरह है तो उसकी मिट्टी अलग होगी, कोई नदी है तो उसकी मिट्टी अलग होगी. सो ये मतलब डिफ़र करते हैं, जो सॉइल है वो डिफ़र करता है प्लेस टू प्लेस. तो अब देखते हैं
सबसे पहले पेरेंट रॉक क्या है। तो पेरेंट रॉक जो होता है वो मतलब उसकी मिट्टी कैसी होगी, वो कैसे हमें पता चलता है, डिटरमाइंस कलर। तो हम मिट्टी के कलर से पता लगा सकते हैं कि ये मिट्टी जो है वो कैसे बनी है, राइट। उसका टेक्सचर मतलब वो किसका कैसा शेप है उससे भी हम पता लगा सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल्स कंटेंट, परमिएबिलिटी, तो उसके अंदर जो भी मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं मिनरल्स के, उसके मिट्टी के अंदर जो जो कंटेंट होता है, उसकी जो परमिएबिलिटी होती है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये मिट्टी कैसी है, जिससे हम कह सकते हैं पेरेंट रॉक। देन आफ्टर वी हैव क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब मौसम, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर है वो मतलब चेंज होता रहता है, कभी बारिश होती है, कभी गर्मी होती है, कभी ठंड लगती है। सो एक मेन रीज़न है, मेन फैक्टर है वो है टेम्परेचर। रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग, रेनफॉल इन्फ्लुएंस, बारिश गिरती रहती है, रेट ऑफ वेदरिंग, ठीक है। एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, तो ये कुछ फैक्टर्स है क्लाइमेट के जिससे मिट्टी का फॉर्मेशन बनता है। देन आफ्टर वी हैव ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप, तो जो रॉक्स होते हैं, जो मतलब माउंटेन होते हैं, उसके ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप वो है। फिर डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। एक्यूमुलेशन का मीनिंग होता है कि कहाँ मतलब मिट्टी कम इकट्ठा होती है, कहाँ ज़्यादा इकट्ठा होती है, वो होता है एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, राइट। तो ये भी कुछ फैक्टर्स है जो बताती है कि सॉइल कैसे बनती है। देन वी हैव फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिससे आप कह लो ऑर्गेनिक मटेरियल्स अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। तो जो ह्यूमस बनता है उसके ऊपर भी ये कुछ अफेक्ट करता है, फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन आफ्टर टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। और लास्टली जो टाइम है वो हमें डिटरमाइन करता है कि जो थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल है वो कितनी है। सो हियर ये हमने जो ये 5 फैक्टर पढ़े हैं, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, रिलीफ मीन्स ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड टाइम। सो these are the 5 main factors of soil formation. Then after we have degradation of soil and conservation measures. Degradation मतलब मिट्टी कैसे कम होती है वो होता है, और हमें उसको कैसे कंजर्व करना है मिट्टी को, that is the conservation measures. So first of all, soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource. Soil erosion मतलब जो मिट्टी खिसकती है एक जगह से दूसरी जगह ड्यू टू विंड कह लो आप, ठीक है, जो हवा चलती है उसकी वजह से जो मिट्टी खिसकती है उसे सॉइल इरोशन कहते हैं। डेप्लीशन मतलब मिट्टी का कम होना, आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। तो ये दो कुछ मेन थ्रेट्स है जिसकी वजह से जो सॉइल है वो कम होती जा रही है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स। उसके बाद ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, ह्यूमन कैसे, जैसे कि वो मतलब पेड़ वगैरह सब काट देते हैं, तो जो सॉइल की जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है नीचे, जो उसकी जो पकड़ होती है मिट्टी की, वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। देन आफ्टर है नेचुरल फैक्टर्स, जैसे कि बारिश ले लो, विंड ले लो, जिसकी वजह से भी क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल होता है, मतलब मिट्टी कम होती जा रही है। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rain wash, landslides and floods. तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं that leads to soil degradation, जिसकी वजह से मिट्टी का जो है वो डिग्रेडेशन होता जा रहा है। पहला है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग पेड़ काटे जा रहे हैं, जहाँ देखो वहीं पर पेड़ सब लोग काटते हैं। तो जैसे जैसे पेड़ काटते जा रहे हैं सॉइल जो है वो कम होता जा रहा है। और आजकल लोग मतलब कुछ अर्बनाइजेशन में रहने लगे हैं, कुछ शहरों में रहने लगे हैं, तो वहाँ पर भी जो मिट्टी थी, वहाँ पर भी जो फॉरेस्ट थे वो फॉरेस्ट भी हमने काट दिए, तो वहाँ पर आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमने बना दी। तो मतलब जैसे ही हम फॉरेस्ट काटते हैं, जो ट्री कट जाते हैं, तो नीचे से उसकी जो सॉइल होती है वो भी थोड़ी कम होती जा रही है। फिर सेकंड है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग मतलब ज़्यादा गाय भैंसों को चराना। अगर गाय भैंस एक ही जगह पर ज़्यादा ग्रेजिंग करेगी, अगर एक ही जगह पर वो ज़्यादा वो घास चारा चरेगी, तो क्या होगा, जो घास होती है उसकी जो पकड़ होती है मिट्टी में वो थोड़ी
लूज़ हो जाती है, तो इसकी वजह से ऊपर का जो सॉइल होता है वो एकदम फ्रीली हो जाता है और जब भी विंड आता है तो वो मिट्टी उड़ जाती है। देन ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स, तो हम लोग जैसे आजकल ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, फार्मिंग के दौरान, तो वो हमें थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल तो हम उसको कुछ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह का। उसके बाद है रेन वॉश। अब अगर मान लो कोई खेत में से कोई पानी जा रहा है बारिश की वजह से, ठीक है, तो जो पानी है वो भी मतलब मिट्टी को बहा ले जाएगी अपने साथ। देन वी हैव लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड मतलब जो ज़मीन होती है तो ज़मीन का खिसकना, तो ज़मीन जब खिसकती है तो वो मिट्टी को भी अपने साथ ले जाती है, तो वो है लैंडस्लाइड। उसके बाद है फ्लड, मतलब बाढ़ आना, तो जब भी कोई बाढ़ आती है तो जो फ्लड होता है वो भी मतलब मिट्टी को खींच के ले जाती है। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट लीड्स टू सॉइल डिग्रेडेशन। देन सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। अब हमें सॉइल को कैसे कंजर्व करना है, कैसे बचाना है, वो हम देखेंगे। फर्स्ट है मल्चिंग। द बेयर ग्राउंड बिटवीन द plant is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. यहाँ पर क्या है कि अब जो फार्मिंग करते हैं खेत वगैरह में, तो वहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं, कहीं फ़ोटो है, सॉरी यहाँ पर नहीं दिया, चलो मैं बता देता हूँ। मल्चिंग का मतलब होता है जो द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज़ कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। अब मान लो यहाँ पर ये आपका खेत है, राइट। यहाँ पर आप लोगों ने कुछ प्लांट किया है, बीच में हम स्पेस छोड़ देते हैं, यहाँ पर प्लांट करते हैं, बीच में स्पेस छोड़ के यहाँ पर प्लांट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स, तो जो हम प्लांट्स उगाते हैं उसके बीच की जो जगह होती है इज़ कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये बीच की जो जगह है उससे हमें कोई ऑर्गेनिक मैटर से हमें उसको कवर कर देना चाहिए, जैसे कि स्ट्रॉ मतलब जो घास का पूड़ा आता है जो हम गाय वगैरह को देते हैं, वो जगह को हमें स्ट्रॉ से पूरा कवर कर देना चाहिए। क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। तो सॉइल का जो मॉइस्चर होता है वो ये स्ट्रॉ मतलब उसको रिटेन करता है, तो उसको हम कहते हैं मल्चिंग, राइट। देन नेक्स्ट वी हैव काउंटर बैरियर्स। बैरियर्स मतलब हम जानते हैं सब, रोकना, मिट्टी को रोकना। तो उसके लिए क्या करना है, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स along contours. Trenches are made in front of the barriers to collect water. तो यहाँ पर लिखा है कि हमें स्टोन्स बिछाने चाहिए, ग्रास लगाने चाहिए, मतलब मिट्टी लगानी चाहिए वहाँ पर। आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स along contours. Trenches are made in front of the barriers to collect water. तो कुछ जगहों पे हमें ट्रेंचेस बनाने चाहिए, मतलब इन फ्रंट ऑफ बैरियर जहाँ से पानी निकल रहा है, टू कलेक्ट वाटर, तो हमें पानी को रोकने के लिए, इसकी वजह से मिट्टी भी रुक जाए तो हमें वहाँ पर ट्रेंचेस बनानी चाहिए। उसके बाद है रॉक डैम। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। तो रॉक डैम क्या करता है कि जो मतलब क्या कहते हैं, रॉक्स आर पाइल्ड अप मतलब हमें पत्थरों के डैम बनाने चाहिए। मतलब जो अगर खेत वगैरह है हमें उसके सराउंडिंग मतलब पत्थर के वो क्या कहते हैं, पाली जैसा बना देना चाहिए या डैम जैसा बना देना चाहिए, जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो वहीं पर ही स्टॉप हो जाए, उसके आगे ज़्यादा बढ़े नहीं पानी के फ्लो में। दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ज़्यादा सॉइल लॉस होता है वो थोड़ा प्रिवेंट होगा। देन वी हैव टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या है कि ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स ऑफ टेरेस are made on the steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. Figure 2.5. यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर ये टेरेस फार्मिंग है। टेरेस फार्मिंग कैसे कि ये जो है, 1 मिनट, ओके चलो, ये जो आप दिख रहे हो यहाँ पे ये पूरा माउंटेन है, ठीक है, ये पूरा माउंटेन है यहाँ पर, और यहाँ पर जो स्टीप स्लोप्स दिए हैं
ये रास्ता पूरा ऐसा है, स्टीप स्लोप्स है। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर ऐसे फार्मिंग की गई है, यहाँ पर कुछ फार्मिंग है, फिर यहाँ पर स्टेप्स आते हैं उसके ऊपर फार्मिंग है, यहाँ पर स्टेप है उसके ऊपर फार्मिंग, यहाँ पर फिर से स्टेप है उसके ऊपर फिर से फार्मिंग है। तो हमें ऐसे मतलब फार्मिंग करना चाहिए स्टेप्स के स्टेप्स बनाकर। तो क्या होगा, जो फ्लैट सरफेस है वहाँ पर ग्रो मतलब जो हम क्रॉप्स उगाते हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हो गए। और जब भी बारिश आएगी तो बारिश से क्या होगा कि पानी तो है मतलब एकदम डायरेक्टली नहीं जाएगा, वो मतलब स्टेप बाय स्टेप होकर नीचे जाएगा। तो जो मिट्टी जानी चाहिए पूरे फ्लो में वो मतलब पूरी एक साथ नहीं जाएगी, जिससे पूरी मिट्टी जो है वो कंजर्व रहेगी वहाँ पर। देन नेक्स्ट वी हैव इंटरक्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड आर sown at different times to protect the soil from rain wash। तो यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ इंटरक्रॉपिंग क्या होता है। जैसे कि मान लो कोई खेत है, ठीक है, ये कोई खेत है, यहाँ पर किसी ने कोई पोटैटो उगाया है, यहाँ पर कोई दूसरी कोई वेजिटेबल उगा रहा है, यहाँ पर फिर से पोटैटो, यहाँ पर दूसरी कोई वेजिटेबल, पोटैटो या टोमेटो ले लो, पोटैटो टोमेटो पोटैटो टोमेटो पोटैटो टोमेटो। तो यहाँ पर क्या होगा, चलो कि अगर पोटैटो की सीज़न आ गई तो हम लोग पोटैटो निकाल देते हैं, राइट। तो टोमेटो तो वहीं पे रहेगा। तो उसका रीज़न ये है कि जो मिट्टी की जो पकड़ होती है, तो मिट्टी वहीं पे मतलब वो वेजिटेबल को पकड़ के रखती है, और जब भी मतलब बारिश वगैरह आए तो मतलब उसको जल्दी से बाहर नहीं ले जाए। इसीलिए हमें ये स्पेस के बीच में हमें कुछ दूसरा कुछ ऑल्टरनेट हमें सोन करना चाहिए, इसे कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। देन वी हैव काउंटर प्लाविंग। प्लाविंग पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर्स फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। फिगर 2.6 में यहाँ पर दिया है, देखो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि ये हमारा 1 मिनट सॉरी नाउ सपोज़ ये हमारा माउंटेन है, ठीक है, और ये हमारी कुछ फार्मिंग है यहाँ पर जो हम खेती करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है काउंटर प्लाविंग में कि हम जब भी मतलब प्लाउ करें जब भी तो हमें प्लाउ कैसे करना चाहिए, लाइक दिस। हमें प्लाउ ऐसे करना चाहिए। क्यों ऐसे करना चाहिए प्लाउ? क्योंकि जब भी ऊपर से बारिश गिरेगी, माउंटेन से होकर नीचे बारिश आएगी, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पानी नीचे जाएगा, ठीक है। तो पानी जैसे नीचे जाएगा तो मिट्टी जाएगी लेकिन थोड़ी कम जाएगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो है वो पैरेलल काउंटर्स करने पड़ेंगे, मतलब प्लाविंग जो है वो पैरेलल करना पड़ेगा। अगर हम इसको ऐसे स्ट्रेट करेंगे तो पानी का जो फ्लो है वो तुरंत मतलब मिट्टी को नीचे बहा ले जाएगा, राइट। सो दिस इज़ कॉल्ड काउंटर प्लाविंग। Then next we have shelter belts. In the coastal and dry regions, rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil covers. अब यहाँ पर फिगर 2.7 में देखो, यहाँ पर फार्म के मतलब खेत के सराउंडिंग ट्रीज़ लगाए गए हैं। क्यों? बिकॉज इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन, मतलब जो भी रीजन अगर कोस्टल है, कोई ड्राई रीजन है, वहाँ पर रोज ऑफ ट्रीज़ आर प्लांटेड। वहाँ पर मतलब ट्रीज़ लगाए जाते हैं पूरी रो में, टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। तो ये ट्री जो है वो विंड आने से थोड़ा रोक सकता है, मतलब विंड को थोड़ा रोक के रखता है। तो जो विंड अंदर ज़्यादा आनी चाहिए तो विंड को वो रोक देगा, और जो सॉइल मतलब विंड की वजह से उड़ती है वो थोड़ी कम रहेगी। तो ये है एक शेल्टर बेल्ट, ये एक एक्टिविटी दी है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना रखते हैं, ठीक है, सॉइल, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल कवर water. So that's all for today, students. Thank you and have a nice day.